मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फ़ख्र है अपना बोलवाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है? एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, उन्हें हटा दिया गया है। एक और वज़ीर आज़म उन्हीं की पार्टी के आ गए हैं। सिस्टम वैसा ही चल रहा है। कौम परेशान है कि क्या नाअहल वज़ीर आज़म से पैसे वापस लिए जा सकते हैं जो उन्होंने असासे बनाए हैं दुबई में, लंदन में और पाकिस्तान से बाहर और ममालिक में। और पाकिस्तान में क्या एहतिसाब का अमल ठीक रहेगा? और पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं क्या? तालीम के शोबे में पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं? रोज़गार के शोबे में पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं? और क्या पाकिस्तान का ये जो इंतखाबी सिस्टम है ये वाकई पाकिस्तान को किसी डायरेक्शन पे ले जा सकता है? ये एक बहुत बड़े मौज़ूआत हैं। और असल में पाकिस्तान इस वक्त खड़ा कहाँ है और यूथ को करना क्या चाहिए, ये वो सारे सवालात हैं जिस पर हमने दावत दी है। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान के तमाम एजाज़ात अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अताउर रहमान साहब को मिले हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझते हैं कि हम एक ऐसी कौम हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं कि यूथ को नहीं पता हमें किस सिम जाएँ। एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से जाली डिग्रियों के मामलात हैं, 6-8 किस्म के सिस्टम चल रहे हैं। हुकूमत के अंदर लोग करप्ट बैठे हुए हैं, नैब में मामला चल रहे हैं, चीज़ें क्लियरिटी की तरफ नहीं हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़े पहलू हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एक तो पहलू जो है वो गवर्नेंस सिस्टम के निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए और किस तरीके से उसमें जो मुख्तलिफ उसके सेक्शंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, इनके क्या क्या रोल होने चाहिए और क्या क्या पावर्स होने चाहिए, इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। और जो हमें मुश्किलात दरपेश हुई हैं पिछले चंद दिहाइयों में, उनको सामने रखते हुए इसको तब्दील करना पड़ेगा गवर्नेंस सिस्टम। मतलब ये कि ये जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके MNAs, उनके सेनेटर, वज़ीर हैं, इनको तब्दील करके किसी और सिस्टम में लेकर आएँ। जी, इसको तब्दील करना होगा, क्योंकि इसमें मसला ये है इस मौजूदा निज़ाम में कि आप जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो वज़ीर हैं, वो सिर्फ पार्लियामेंट से चुन सकते हैं। पार्लियामेंट से के बाहर कितने ही काबिल लोग हों, उनको आप वज़ीर नहीं बना सकते। एडवाइज़र वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वज़ीर नहीं बना सकते। टेक्नोक्रेट्स टाइप के माहिरीन जो हैं लोग नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। और ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारे निज़ाम में, क्योंकि जो इस वक्त सिलसिला है कि आप 5, 10, 15 करोड़ रुपए ख़र्च करें और किसी तरह आप पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं और फिर 50 करोड़ या अरब रुपए कमाने की फ़िक्र करें, तो ये पूरा करप्ट सिस्टम हमारे पास मौजूद है। इसको एक तब्दील किया जा सकता है सदारती निज़ाम जमहूरियत में, जिसके तहत सदर जो है, जो आम वोट से डायरेक्ट इलेक्ट होगा, वो फिर अपनी खुद टीम बनाता है जो बेहतरीन दिमाग होते हैं मुल्क के अंदर। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का फेडरल मिनिस्टर बनाना है तो टॉप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बना सकता है, या इसी तरह इकोनॉमिस्ट, जो टॉप इकोनॉमिस्ट है उसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो इस निज़ाम में मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि ना सेक्रेटरीज़ जो हैं, ना वो स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ना मिनिस्टर्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और आजकल का ज़माना जो है स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, और ऐसी हुकूमतें जहाँ स्पेशलिस्ट हुकूमत ना कर रहे हों वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और करप्शन कह रहे हैं कि इस पूरा पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है इसको रिप्लेस करना चाहिए, पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आए, लोग वोट दें, प्रेसिडेंट आए, और प्रेसिडेंट जो है वो फिर जाकर अपनी मर्जी के वुज़रा, टेक्नोक्रेट्स, स्पेशलिस्ट लोग को लेकर आए और सेक्रेटरीज भी स्पेशलिस्ट लेकर आएँ, ताकि स्पेशलाइजेशन के थ्रू मसाइल को हल किया जाए। बिल्कुल यही होना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का अपने डायरी का लिखा हुआ एक नोट भी दिखाया था, जिसमें कायद-ए-आज़म ने भी ये लिखा था कि हमारे यहाँ पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता, सिर्फ बरतानिया में कामयाब हुआ है, हमारे लिए सदारती निज़ाम जमहूरियत ज़्यादा मौजू है। तो एक तो बुनियादी गवर्नेंस सिस्टम आपको तब्दील करना पड़ेगा। दूसरा जो मसला है गवर्नेंस सिस्टम में कि जो आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हुकूमती निज़ाम, वही अपॉइंट करते हैं
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को वही अपॉइंट करते हैं, नैब के हेड को वही अपॉइंट करते हैं, SECP के और दूसरे जो इदारे हैं, FIA के, FIA सारे जो इदारे हैं, और वो फिर इनको कैसे पकड़ेंगे जब उन्हीं के अपॉइंटेड लोग लगे हुए हैं, पॉलिटिसाइज हो जाता है फिर तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी खामी है इस वक्त। ताकि इन इदारों को सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होने चाहिए, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो इलेक्ट किया करें ताकि हुकूमत का कोई दखल वखल ना हो इनके। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के जितने वफाकी इदारे हैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हों, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक ना, और वो अलहदा काम करें, फिर जाके वो पकड़ सकते हैं करप्ट लोगों को इनसे। बिल्कुल, और इसमें तो पुलिस भी शामिल है, IG पुलिस और इस तरह के जो लोग हैं, तो पूरा जो पुलिस का सिस्टम है वो भी इसी में शामिल है कि टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो मेरिट पे सेलेक्ट हो और उनमें ये ताकत हो कि वो किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का गिरबान पकड़ सकें कि साहब आपने ये गलत काम किया है, क्यों किया है। जैसे कि मगरिब में होता है, मगरिब में ये आम है कि कोई प्राइम मिनिस्टर गलत काम करे तो फ़ौरन पकड़ सकता है, क्योंकि जो लोग बॉडीज़ हैं, जैसे कि आप देख लेंगे स्कॉटलैंड यार्ड देख लीजिए, स्कॉटलैंड यार्ड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत जो है वो कोई इंटरफियर नहीं कर सकती स्कॉटलैंड यार्ड की फंक्शनिंग में। तो इस तरह के इदारे जब तक आप नहीं कायम करेंगे, तो ये दूसरा गवर्नेंस का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है। एक तो ये गवर्नेंस के पहलू है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये कि विज़न, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान, कि इस मुल्क को आगे बढ़ना कैसे है, आपका जो विज़न है वो है क्या, आप गुर्बत किस तरह दूर करेंगे, आप किस तरीके से सनतों को फैलाएंगे, कौन सी तरजीहात हैं आपकी कि आप मुल्क को बढ़ना है। तो दो अल्फाज में, नॉलेज इकॉनमी, इल्म पर मबनी मईशत जब तक आप कायम नहीं करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कमतर होती गई है। नॉलेज इकॉनमी के थ्रू आगे बढ़ना। नॉलेज इकॉनमी, छोटा मुल्क सिंगापुर पिछले साल की एक्सपोर्ट्स $400 अरब, आबादी 50 लाख, कराची से 1/4 आबादी, कोई कुदरती वसाइल नहीं, पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। क्या वजह? क्योंकि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, पूरा शहर बना लिया उन्होंने बायोपोलिस का। आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे तो कैबिनेट के अंदर कोई ऐसा बंदा समझ नहीं आ रहा जिससे ये बात की जाए। यही तो मसला है ना, क्योंकि ऐसा बंदा नहीं है जिससे ये बात की जाए और वो बात समझे, समझने के बाद आगे आए, आने के बाद वो काम करे और फिर डिलीवर करे। तो विजन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपका इसी वजह से तालीम के ऊपर जोर नहीं होता। तालीम के एक और भी वजह है जोर ना होने की, कि अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे लोग तो ये इन्हीं वडेरों को इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान 2-2.25% अपने GDP का खर्च कर रहा है तालीम पर, जो दुनिया के कम तरीन 9 ममालिक में पाकिस्तान को शामिल करता है। तो एक जो स्ट्रैटेजी है आपकी गलत, कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर की तरफ दे देते हैं। एक आज से कोई 10 साल पहले मेरी निगरानी में एक नेशनल प्लान तैयार किया गया था कि किन फील्ड्स में क्या किया जाए ताकि हम सनतें बढ़ा सकें, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, गुर्बत दूर कर सकें। और ये 320 सफ़े का डॉक्यूमेंट कैबिनेट ने सन 2007 में मंजूर किया था, जिसमें हर सेक्टर में टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, IT, बायोटेक वगैरह वगैरह हर सेक्टर कवर्ड था, उसके अंदर मेजर सेक्टर सारे कवर्ड थे। और एक रोड मैप अप्रूव हुआ था, क्योंकि सारे सेक्टर्स कवर थे तो इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बना दी गई थी कि सारे कि इस पर अमल दरामद करें। लेकिन फिर हुकूमत चेंज हो गई 2008 में, तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है दुनिया भर में, इसको डेल्फी टाइप एक्सरसाइज कहते हैं। यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा के ज़बान में ये डेल्फी टाइप फोरसाइट एक्सरसाइज कहलाती है, कि आगे क्या किस तरह जाना है, कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना है ताकि ये मुल्क जो है तरक्की कर सके। और जितने ममालिक जिनमें समझदार कैबिनेट्स हैं, जैसे कि तुर्की है या कोरिया है या हिंदुस्तान भी ले लें, वहाँ पर हमेशा रेगुलरली ये डेल्फी टाइप फोरसाइट एक्सरसाइजेज होती हैं, ताकि उनका 15 साल 20 साल का एक क्लियर रोड मैप तय हो और जो भी हुकूमतें आती हैं उसी पे अमल दरामद करती हैं। हमारे तो होती है एक्सरसाइज, हमारे यहाँ दूसरे दिन की एक्सरसाइज किस तरह से पैसा बाहर निकाल के ले जाएं, किस तरह से दुबई में, जद्दा में और लंदन में प्रॉपर्टी बनाएं। अब ये बादशाहत वाला सिस्टम है हमारी डेमोक्रेसी का। जो गुफ्तगू आपसे हुई उसमें 3 पॉइंट्स सॉलिड निकल कर आए हैं कि जहां हम खड़े हुए हमें सबसे पहले अपना गवर्नेंस का सिस्टम चेंज करना है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आएँ और सारा सिस्टम तब्दील करें, वो आके ब्यूरोक्रेसी से लेके सारे सिस्टम को बनाएं। नंबर 2, जो हमारे नेशनल इदारे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उसके अंदर उनका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, FIA हो, नैब हो, FBR हो, SSCP हो, ये सारे इदारे इंडिपेंडेंट चले, इनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ना हो।
और तीसरा आप जो कह रहे हैं कि नॉलेज इकोनॉमी के साइड पर हमें फोरकास्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मसलन मैं आपको इस सिलसिले में क्लैरिफाई कर दूं कि पिछले 50 साल का ग्राफ मैं बना के दिखाऊं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, कुदरती वसाइल इस तरह टोटल वैल्यू नीचे गई है, लो टेक प्रोडक्ट्स की वैल्यू इस तरह नीचे गई है, मीडियम टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हाई टेक्नोलॉजी ऊपर गई है। तो सारा खेल जो है इस वक्त वो मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, कंप्यूटर्स हों, इंजीनियरिंग गुड्स हों, डिफेंस प्रोडक्ट्स हों, फार्मास्यूटिकल्स हों, बायोटेक प्रोडक्ट्स हों, नए मटेरियल्स हों, कंपोजिट्स हैं और मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो जो हमारा हम CPEC बना रहे हैं उस पे फोकस हमारा यही होना चाहिए कि हम वहाँ CPEC में इंडस्ट्रियल हब्स कायम करें जो फोकस्ड हों मीडियम और हाई टेक इंडस्ट्री पे, और उनको 15 साल की छूट दी जाए, जैसे कि मैंने IT इंडस्ट्री को दी थी जब मैं मिनिस्टर था साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो 2001 से 2016 तक 15 साल की टैक्स छूट दी थी, जिसके नतीजे में $30 मिलियन से IT की जो बिज़नेस है वो बढ़ के अब $3 अरब से $3 बिलियन से बढ़ चुकी है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो हैं वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप जो हैं समझें कि आज की दुनिया बदल चुकी है, और आज की दुनिया जो है उसमें सबसे अहम ताकत जो है वो आपकी अफरादी क़ुव्वत है कि किस अंदाज से आपने तालीम दी और किस अंदाज से उन जहनों की नशो नुमा की, ताकि उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने तख्लीकी सलाहियतें पोशीदा कर रखी हैं उनको पूरी तरीके से उजागर किया जाए और नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए प्रोसेसेस बने जिससे मुल्क आगे तरक्की कर सके। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि हम अपने सिस्टम को, गवर्नेंस के सिस्टम को बेहतर करना चाहें, आपने फार्मूला दे दिया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? हम सियासी जमातों को क्या एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, तैयार करें इस बात के लिए कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है? क्या हम जो है वो आर्मी चीफ को, आर्मी को इन्वॉल्व करें? क्या हम सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करें? क्या हम जो है वो सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, टेक्नोक्रेट्स को करें? इसका रास्ता क्या है, किस तरह से हम वहाँ तक पहुँचेंगे? इसका रास्ता सबसे पहले तो ये है कि एक पब्लिक अवेयरनेस, आम आदमियों में ये शऊर पैदा करना होगा। आपके जैसे प्रोग्राम दसियों होने चाहिए मुख्तलिफ़ चैनल्स पर कि आज का ज़माना इल्म का ज़माना है, एक नॉलेज इकॉनमी की तरफ बढ़ना है ताकि विजन तब्दील हो। अब वो जो है इसके साथ साथ आपको एक इंटरमीडिएट टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने का तरीका ढूंढना होगा कि ये मौजूदा हुकूमतें जो हैं ये नहीं तब्दील करेंगी अपने आप को, ये जो हैं ऐसे कानून नहीं बनाएंगी जिसके तहत इनका चांस आगे आने का ख़त्म हो जाए। ये तो सुइसाइड होगी ना, ख़ुदकशी के मुतारिफ होगा इन लोगों के लिए, तो ये नहीं करेंगे ये। इसके लिए आपको एक दूसरा निज़ाम लाने के लिए अगले इंतखाबात से पहले हम एक मिड टर्म सेटअप लेकर आएँ। मेरा मशवरा यही है कि आपको एक मिड टर्म सेटअप लाना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, सारे ख़राब नहीं हैं। आप पीपल्स पार्टी में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो मैं जानता हूँ, PMLN में बहुत से अच्छे लोग हैं, PTI में बहुत से। इन पार्टीज़ के अंदर जो ऐसे जो सियासतदान हैं जो जिनमें शऊर है, जो समझते हैं कि आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए यही हमें करना है, उनको साथ लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट को साथ लेना होगा। आर्मी ऑफ कोर्स तो पीछे रहेगी, वो साथ तो नहीं आ सकती इन दिस केस, लेकिन उनकी सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगी जो कुछ आप करेंगे। लेकिन आपको जो बुनियादी तब्दीलियाँ इस तरह की लानी पड़ेंगी ताकि 5 से 7 साल का अरसा ऐसा हो जिसमें एक ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत आए जो कि समझती हो कि क्या ज़रूरियात हैं, आज की दुनिया की क्या तकाज़े हैं, और ये पूरा निज़ाम तब्दील कर कर इन सब इदारों को इंडिपेंडेंट करे, चाहे वो नैब हों, FIA हों, FBR हों वगैरह वगैरह, ताकि उनकी अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हों। जी, एक कैपिटल पनिशमेंट लेकर आएँ करप्शन के ऊपर, ताकि अगर कोई करप्शन करे तो उसको फिर जिस तरह चीन में मौत, सज़ाए मौत होती है, उसी तरह सज़ाए मौत पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो। अगर चीन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और उसमें तो इस साल में 200 लोगों को सज़ाए मौत दी है, जिसमें गवर्नमेंट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर। और प्ली बार्गेनिंग बिल्कुल बंद करी जाएगी। ये नहीं कि आपने 1 अरब चुराए और फिर 10 करोड़ दे के बाकी 90 करोड़ लेके आप बाहर भाग गए और सब खुश हैं। तो इस तरह की जो क़वानीन जो है सब बदलने पड़ेंगे, लेकिन ये मौजूदा निज़ाम के अंदर मुमकिन नहीं है। आप खाली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निज़ाम तो वही चल रहा है और जो पॉलिसीज़ हैं वही चल रही हैं। आप 50 दफ़ा आप हटा दें प्राइम मिनिस्टर्स को, उसी निज़ाम में आगे चलते जाएँ तो सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और ये लोग जो कहते हैं कि जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, आप इस वक्त नोज़ डाइव कर रहा है पाकिस्तान। आप देखिए कि आपकी एक्सपोर्ट जो हैं 18% कम हो चुकी हैं, 25, साढ़े 25, 26 अरब से घट के अब 21, साढ़े 21 अरब रुपए पे आ गई हैं।
आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो 49 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इतना फ़र्क हो गया है कि वो जो सिनारियो जो जॉन परकिंस ने अपनी किताब में लिखा था कि लोगों को, ममालिक को कर्ज में दबा के दिए जाते हैं ताकि वो कर्ज में डूब जाएं और करप्शन की नज़र हो जाएं, ताकि फिर उनको फिर अमेरिका हुजूर जो हैं वो उनके फिर नचा सकें उनको, वो नाचने वाला टाइम अब आपका आ रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर आपको नचाया जाएगा और दूसरी चीज़ों में नचाया जाएगा, या तो आप ये करें, वरना IMF कहेगा हम आपको पैसे नहीं देते, आप बैंकरप्ट मुल्क हैं, आप जाइए जो मर्जी आए करें। तो ये सिनारियो अब पैदा होता जा रहा है, क्योंकि अब आपको कर्ज़े लेने के लिए कर्ज़े अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, कर्ज़ा अदा करने के लिए कर्ज़े और लेने पड़ रहे हैं। जो आज से 3 साल पहले बात की जा रही थी कि इतने ज़्यादा कर्ज़े ले लिए जाएं और इतने कर्ज़े लिए जाएं, इसहाकडार लिए जा रहे थे कि कर्ज़ अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा था, उसके सूद के लिए भी। और जब अगली बार जाएंगे 2019 में दोबारा कर्ज लेने के लिए, तो वो आप पे शराइत आयद कर देंगे कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें या अपनी आर्मी का साइज कम करें। बिल्कुल, और फिर वो जिस तरह चलाना चाहेंगे वैसा चलाएंगे, बस आप उन्हीं की डोरी पे नाचेंगे और ये मुल्क जो है फिर वापस गुलामी के दौर में वापस आ रहे हैं। एक वो बरतानिया की गुलामी थी जो पहले थी, अब हम जो है वापस अंग्रेज़ों की गुलामी पे आ रहे हैं, लेकिन वो करप्शन की वजह से आ रहे हैं। और इस वजह की उसकी बुनियाद यही है कि हमने सही किस्म की गवर्नेंस कायम नहीं करी, कानून आपके पास सही तरीके से लागू नहीं कर पाए, और हम जो तालीम देनी चाहिए थी, शऊर हमें उजागर करने चाहिए थे अपनी कौम के, वो नहीं उजागर कर पाए, और हम इस ख्याल में रहे कि मुल्क तरक्की कर रहा है और न्यूक्लियर पावर बन गया है। कुछ नहीं होता। आप देखिए कि रूस कितना ज़बरदस्त न्यूक्लियर पावर है, लेकिन किस तरीके से टूट फूट के ख़त्म हो गया और सिर्फ एक छोटा सा रह गया उस रूस के मुकाबले में जो आज से 20 साल पहले था। USSR जो होता था, कहाँ गया USSR? क्या हुआ? इकोनॉमिक तरीके से वो ख़त्म हुए, क्योंकि सारे इक़्तिसादी तरीके से वो फ्रैगमेंट हो गए, क्योंकि वो एक अच्छी गाड़ी नहीं बना सके, एक अच्छा इंजन नहीं बना सके, एक अच्छा कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट कर सकते। कौन सी रशियन प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलती हैं? सारा जापान और चाइना छाया हुआ है। वजह यही है कि वो इक़्तिसादी तौर पर फेल हो गए। अच्छा, हम जब इसकी बात कर रहे हैं, आपने फार्मूला भी दे दिया कि इस तरह से हमें आगे जब बढ़ना चाहिए। अगर हम आज ये फैसला करते हैं कि हमें अपना गवर्नेंस का सिस्टम चेंज करना है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आते हैं, सदर मुमलिकत हों, उनके अपने सेटअप हों, उनके मिनिस्टर्स हों, वो टेक्निक क्रेड्स को और स्पेशलिस्ट लोगों को, माहिरीन को अपने साथ रखें। इसमें जो रुकावट आपको नज़र आ रही है, वो रुकावट कहाँ नज़र आ रही है आपको इस वक्त? जैसे आपने बताया कि ये जो खुदकुशी करने वाले यही हैं सबसे बड़ी रुकावट, इनके अलावा क्या सिस्टम में रुकावट बस यही है कि जो इस वक्त आपके जो अक्सरियत है मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस की या सेनेट में जो लोग हैं, वो इस बुनियादी तब्दीली जो है वो कबूल नहीं करेंगे इस किस्म के निज़ाम की, क्योंकि उनका आगे फ्यूचर जो है वो एट स्टेक हो जाएगा, यानी कि उनको आगे मुस्तकबिल में अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आएंगी। तो आप जो नॉर्मल तरीक़ाकार है उसके थ्रू आप नहीं जा सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा कि पाकिस्तान जो है ये बेसिक बुनियादी मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको तब्दीलियाँ लानी होंगी। आप 19, 20, 21 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही तब्दील कर चुके हैं और ख़ासा मसख कर चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कायद आज़म की बनाई हुई नहीं है, ये तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी उस वक्त, और उसको फिर आपने कितनी बार तब्दील किया है, और उसको आप तब्दील किए जा रहे हैं ताकि इंडिविजुअल्स का फ़ायदा हो या कुछ ग्रुप्स का फ़ायदा हो, मुल्क के फ़ायदे को नहीं देख रहे आप। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो आपने सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग लगी है, जो आप लोगों को भी लग रही होगी, कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में करप्ट लोगों के लिए। इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है? हर पाकिस्तानी इस वक्त कह रहा है कि जो पाकिस्तानियों के खून पसीने का अमाउंट चोरी करके ले जा रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिनके असासे पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन्हें खाली ब्रीफ केस यहाँ से लेके जाना है और फिर वो वापस से नहीं आते, अगर आते हैं तो खाली हुकूमत बनाने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों का और जो पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं, उनका क्या हिसाब किताब होना चाहिए? डॉक्टर साहब की ये जो थ्योरी है कैपिटल पनिशमेंट की, इस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपने बात की, मेरे नज़दीक हर पाकिस्तानी इस वक्त ये चाहता है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त नवाज़ शरीफ की वजह से, इसहाक डार की वजह से, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से 1,25,000 रुपये का मकरूज़ हो गया है।
उसने कर्ज लिया नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान जितने पाकिस्तानी रह रहे हैं वो 1,25,000 रुपये के मकरूज़ हैं। अब ये कर्ज लेते हैं, इनकी जायदादें, इनके असासे बढ़ते रहते हैं, पाकिस्तानी घटता रहता है। पाकिस्तान की स्टील मिल बंद हो गई है, इनकी स्टील मिलें चले जा रही हैं, इनकी इंडिया में बिजनेस है, इनके जद्दा में बिजनेस है, इनके दुबई में। तो शरीफ फैमिली के अलावा भी बहुत सारा सिस्टम है करप्ट, और वो सारा सिस्टम चल रहा है इस तरह से। आपने बात की कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, आपने हवाला दिया जैसे चीन के अंदर सजाए मौत दी जाती है, वैसे क्या है तरीक़ेकार? मतलब हर आदमी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, इनको उम्र कैद मिलनी चाहिए, तरीक़ेकार क्या होगा? उसका तरीक़ेकार यही है कि आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट की मैंने बात की, ये टेक्नोक्रेट हुकूमत, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत इस तरह के कानून तो कभी नहीं लाएगी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे, जैसे कि आप जानते हैं जब मैं चेयरमैन HEC था तो 200 पार्लियामेंटेरियन ऐसे थे जिनकी अपनी डिग्रियां जाली थी। उस ज़माने में बैचलर्स की शर्त थी, तो इस वजह से वो कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन उन्होंने जाली डिग्रियां छाप कर, सारी डिग्रियां जाली, मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन, सारी डिग्रियां जाली थी, और 200 ऐसे पार्लियामेंटेरियंस थे। तो जब इस तरह के पार्लियामेंटेरियन आएंगे और फिर वो हुकूमत करेंगे आपके ऊपर, तो वो कहाँ का इस तरह के कानून लाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मुमकिन उसी तरीके से है कि आपके पास एक इंटरमीडिएट पीरियड के लिए, जिसमें कम से कम 5 से 7 साल हों, एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आए जो पूरे निज़ाम को तब्दील करे, और उस निज़ाम के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी आए, उसके अंदर कवानीन आए, इदारों को इंडिपेंडेंट किया जाए, और ये देखा जाए कि जो करप्शन है उसका बराह रास्त लिंकेज है टेररिज्म के साथ। दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और टेररिज्म के लिए आपने पहले ही अप्रूव कर लिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स हुआ करेंगे, और करप्शन के तहत भी ये सिलसिला चलता रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कानून कैपिटल पनिशमेंट का अभी तक नहीं था आपके पास, और नहीं है। तो आपको इस तरह के जो करप्शन के केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स ही को डिसाइड करने चाहिए, ना सिविल कोर्ट्स में नहीं, वरना उलझ जाता है मामला। पॉलिटिकल लोग जो करप्शन कर रहे हैं, वज़ीरा जो करप्शन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पे जो इल्ज़ामात हैं, किसी पर भी हो, मतलब नैब से निकाल के मिलिट्री कोर्ट में लेकर आ जाएं। जितने करप्शन के केसेस हैं ये, क्योंकि उनका टेररिज्म से लिंक्ड है, वही करप्शन के जो पैसे हैं वो टेररिज्म में इस्तेमाल होते हैं, और ये कई दफ़ा साबित हो चुका है। तो जो एक ख़ास लेवल ऑफ करप्शन है, कोई फिगर मुकर्रर कर ले, 1 करोड़, 5 करोड़ या कोई भी उससे ऊपर का फिगर, उससे ऊपर के जितने केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में आकर, और मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो कैपिटल पनिशमेंट्स दें, और आप 20, 50, 100 आदमियों को आप कैपिटल पनिशमेंट देंगे, पूरा मुल्क जो है दुरुस्त हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दों को दे रहे हैं, कलभूषण यादव को सजाए मौत दी है, उसको बिल्कुल बराबर समझा जाए। जो पाकिस्तान में करप्शन कर रहे हैं उन लोगों के केसेस नैब से निकाल के या किसी भी इदारे से निकाल के, कोर्ट से निकाल के वो मिलिट्री कोर्ट्स में दे दें, और स्पीडी ट्रायल करें और उनको सजाए मौत दें। बिल्कुल 40, 50, 100 लोग अगर लटक जाएंगे तो पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन का बहुत हद तक कम से कम बड़ी जो करप्शन है वो उसका खात्मा काफ़ी हद तक हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए सख्त कवानीन लाने पड़ेंगे, जिस तरह के मैं कह रहा हूँ, और ये कामयाब हुए हैं। चीन में देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से, इंसानी तारीख़ में किसी मुल्क ने इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं करी जिस तरह चीन ने पिछले 30 साल में की है। क्या वजह? कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, एक क्लियर स्ट्रैटेजी कि हमें आगे किस तरह जाना है, कि प्रायोरिटीज़ कि तालीम को, साइंस को, जिद्दत तराजी को, इनोवेशन को प्रायोरिटीज़, और करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन, ताकि कोई ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ये बुनियादी चीज़ें हैं। यानी कि चीन का मॉडल अगर हम ले लें, जो बहुत ही, हम हर पाकिस्तानी, हर सियासतदान, हर रहनुमा ये कहता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। जी। तो पाकिस्तान अगर कॉपी कर ले जी। इस सिस्टम को, जैसे कि हर मामले में अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ट्रम्प ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, उस पर दफ्तर खारजा सो रहा था, हमारे जो वज़ीर खारजा हैं वो लापता हो गए थे, उन्हें ढूंढा जा रहा था, हमारे वज़ीर आज़म पता नहीं क्या कर रहे थे, कोई बयान नहीं आया, लेकिन चीन के दफ्तर खारजा ने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दे दिया। और मुझे ऐसा लगा कि शायद हमने जो है वो अपने खारजी अमूर, अपने मामला जो हैं वो चीन के सुपुर्द कर दिए हैं। अगर ऐसा हो जाए या वहाँ का सिस्टम हम कॉपी कर लें तो पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीलियाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। बिल्कुल पॉसिबल हैं, बल्कि यही इस्लामी निज़ाम भी है। मतलब ये कि जो इस्लाम के अंदर जो है वो इंसाफ जो है वो बुनियाद है इस्लाम की। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वहाँ इस्लाम नहीं है, तो आपके यहाँ इंसाफ नहीं रहा,
और आपके पास खाली आप अपने नाम तो आपने पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरियत और ये सब रख लिया है, लेकिन जो सब सारे गलत काम का आपका गढ़ बन चुका है। तो ये आप चीन का नमूना ही कॉपी नहीं कर रहे होंगे, आप इस्लामी नफाज आप लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जो है वो नफाज है। आप देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप देखिए उनके जितने सहाबा हैं उनकी ज़िंदगी, और तो ये बुनियादी उसूल इस्लाम के हैं। तो और चीन जो इंसाफ लेकर आया है उसने भी इस्लामी उसूल को अपनाया है, मैं तो ये कहूँगा। तो यकीनन आपको ये कॉपी करना चाहिए, क्योंकि आपके बराबर इतना बड़ा मुल्क में कामयाबी है। आप छोटा सा मुल्क सिंगापुर देख लें, वहाँ कामयाबी है। आप छोटा सा मुल्क यूरोप में देख लें, फ़िनलैंड, वहाँ कामयाबी है। जहाँ जहाँ इंसाफ हुआ है, जहाँ जहाँ मेरिट हुआ है कि जो किसी को अपॉइंट किया जाए, किसी को प्रमोशन किया जाए, वो इस बुनियाद पे नहीं कि किसका बेटा है या किसका भांजा है, बल्कि इस बुनियाद पे उसकी काबिलियत कितनी है। जहाँ पे मेरिटोक्रेसी आएगी वहीं पे वही ममालिक तरीक़ी, वो भी इंसाफ का एक पहलू है मेरिटोक्रेसी जो है। तो इंसाफ बुनियाद है तरक्की के लिए। तो अगर 4 सुतून हों किसी मुल्क की तरक्की के लिए, तो उसमें मैं एक तो कहूँगा तालीम, दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराज़ी, तीसरा इंसाफ, और चौथी ऐसी हुकूमत और ऐसे लीडर्स जो कि वाकई नेक हों, जो क्वालिफाइड हों। जैसे कि आप ईरान की तरफ देखिए, वहाँ पूरे पार्लियामेंट का हर मेंबर जो है कम से कम मास्टर्स डिग्री होल्डर है, और अक्सर लोगों की PhD डिग्री है या हाफिज़ कुरान है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में मास्टर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो मुकाबला करते हैं। तो फिर ये लीडरशिप के विजनरी लीडर्स, ये 4 बड़े सुतून हैं तरक्की के लिए। जब तक आपके पास ये चारों सुतून नहीं होंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि हम जब बात करते हैं रिफॉर्म्स की, और हम बात कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं, और बोल चाहता है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की करे, अपनी ख़राबियाँ दूर हों, हमें अपनी ख़राबियों के बारे में पता हो, उसके सलूशन के बारे में पता हो। यही वजह है कि हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो नज़र आता है इन ख़राबियों का, वो हमारा सिस्टम है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात होने की सलाहियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिसाइज है, और अगर एक इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिसाइज है तो वो कैसे मुनसिफाना तौर पर इंतखाबात का इनेकाद कर सकता है? तो कैसे होगा ये ठीक, और दुनिया में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो इंतखाबी निज़ाम है उस पर एतराज़ात बहुत हैं। मेरा मानना है ये करप्ट तरीन सिस्टम है, और इस करप्ट तरीन सिस्टम के तहत करप्ट तरीन लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं, या अच्छे लोग भी आते हैं तो वो करप्ट सिस्टम के तहत ही आते हैं। दुनिया भर में सिस्टम क्या है? दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या इंतखाबी अमल के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई की है? क्या हमारा निज़ाम वो अडॉप्ट कर सकता है? डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर हम किसी भी सिस्टम की तरफ जाते हैं तो क्या वोट देने वाले बंदे को मालूम है कि जिसने उसको वोट दिया है वही ठीक है, और ये अंगूठा लगाना या अंगूठे पे ही चलते रहेंगे, वो कागज़ पे ही चलते रहेंगे? दुनिया के अंदर तो सिस्टम बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, और मिनटों सेकंडों के अंदर लोग इंतखाबात के अंदर हो जाते हैं। यहाँ तो 300-300, 200-200 किलोमीटर रकबे के ऊपर हलक़े हैं, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जहाँ पे एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से मिल नहीं सकता। पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे हलक़े हैं और वहाँ पे इंतखाबात हो जाते हैं, और कई कई लाख से उम्मीदवार जीत जाते हैं, और कई कई साल तक पार्लियामेंट में होते हैं और एक लफ्ज़ नहीं बोल पाते हैं, तकरीर नहीं कर पाते हैं। उन्हें आइन के बारे में नहीं पता होता, उन्हें पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होता, उन्हें बुनियादी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। बाज़ लोग तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी पूरा प्रॉपर तौर पर नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं। क्या करें? जी, ये बहुत अहम है कि आपके यहाँ इलेक्शंस साफ शफाफ होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन भी जो है उसको रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। इस वक्त आपके यहाँ इलेक्शन कमीशन में 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है जो पार्टी पावर में होती है, और बाकी 2 जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है जो दूसरी जो बड़ी पार्टी है। 4 जो मेंबर्स हैं 5 में से, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। 5वां एक फिगर हेड बना दिया जाता है ऊपर, लेकिन जो डिसीजन है क्योंकि मेजॉरिटी के होते हैं, और वो सिर्फ चेयरमैन जो है जैसे फ़खरुद्दीन ये इब्राहिम साहब को बना दिया गया, लेकिन वो अकेले थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है ये बराह रास्त ये ख़ुद गलत है, इसको बदलना पड़ेगा।
और आपको एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाना होगा। पहला इलेक्शन कमीशन जो है मेरे ख्याल से एक पहले बोर्ड होना चाहिए जो जिसके मेंबर्स जुडिशरी अपॉइंट करे, और वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक किस्म की चीज़ होनी चाहिए, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो न्यूट्रल हो, एमिनेंट लोगों उसमें हो, और वो जो है वो फिर सेलेक्ट किया करे और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया करे जो कि न्यूट्रल हो और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन ना हो और जो ईमानदार हों और समझदार हों। तो ये एक सिस्टम बदलना पड़ेगा, एक इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो जुडिशरी अपॉइंट करे, और उसके बाद वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फिर सेलेक्ट किया करे कौन लोग होंगे अगले इलेक्शन के लिए, इलेक्शन मेंबर्स को नॉमिनेट किया करे जो कि नॉन पॉलिटिकल किस्म के जो लोग हों उनको इलेक्शन कमीशन में। तो ये एक मैकेनिज्म में तब्दीली लानी पड़ेगी, एक बीच में बफर बनाना होगा। तो एक तो ये मामला। दूसरा जो आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, आज के ज़माने में आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे इलेक्शंस कितने अरसे से वो सारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे होते हैं। आप तो अब आजकल तो आप आइडेंटिफिकेशन सारे बायोमेट्रिक तरीके आइडेंटिफिकेशन होती है, आसानी से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1500 रुपए का बोर्ड आता है जिसके ऊपर सब कुछ हो जाता है, जो कि आजकल मोबाइल कंपनीज जब सिम जारी करती हैं तो वो लगा देती हैं। लेकिन आप देखिए पिछले हफ्ते इसको रिजेक्ट किया है जब ये मामला डिस्कशन में आया है, और ये कहा है नहीं हम तो पुराने सिस्टम पे रहेंगे क्योंकि वो बहुत आसान है, कागज़ भरो दबा दबा के पीछे रात भर और फिर वो प्रोड्यूस कर दो, उसमें सील टप्पे लगा के और सील करके कर दो। कागज़ भी दूसरा लेकर आ जाएंगे नोट की तरह, वो भी कागज़ मौजूद होता है, वो आसानी से उसके ऊपर जो लोग इलेक्शन करा रहे हैं उनके पास तो होता ही होता है वो सारा। तो ये सारा का सारा निज़ाम बदलना पड़ेगा जिसके अंदर आप, और मेरे नज़रिए में तो आपको शुरू में आपको एक कम से कम एक सर्टन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लानी होगी वोटर्स के लिए कि अगर आप वोट देना चाहते हैं तो कम से कम मैट्रिक हों आप, ये आपको लाना होगा ताकि आप शऊर होना चाहिए। वोट आप किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए दे रहे हैं कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, वो बेहतर है। एक जाहिल इस तरह तो डॉक्टर साहब बहुत अरसे तक हमारे पास इंतखाबात ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे रूरल एरिया में कोई तालीम का कोई आप फिर कम से कम एक 70-80% जो है एक कोई ना कोई सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कि जो लोग वोट दे रहे हैं इंतखाबात आप यकीनन आप कराएं। लेकिन अमेरिका में जब शुरू में जमहूरियत आई थी क्या किया था उन्होंने ये किया था कि लैंड ओनर्स को सिर्फ इजाज़त थी कि लैंड ओनर्स हैं वो वोट दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 200-250 साल पहले की कि किस तरीके से, तो उनके यहाँ भी हर आदमी को इजाज़त नहीं थी वोट देने की। तो हम ये क्लासिफिकेशन कर दें पाकिस्तान के अंदर अगर आप क्लास के लोग जो हैं वोट अगर दे आप पाएंगे, या फिर वेटेज कर दें कि जो मैट्रिक होगा उसका एक वोट जो है वो 5 के बराबर होगा और जो मैट्रिक नहीं होगा उसका एक वोट 1 के बराबर होगा, या इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन कर दें ताकि वेटेज जो है उसके हिसाब से जो वोटिंग हो उसमें फ़हम और समझ जो है उसको ज़्यादा वेटेज हो बनिस्बत उनके जिन लोगों को बुनियादी लिटरेसी भी नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकते। तो कोई ना कोई बुनियादी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी इस लेवल के ऊपर भी, ताकि जो शऊर को आप ज़्यादा एम्फेसिस करें ताकि परख सकें लोगों में कि मंशूर को पढ़ सकें, आपस में पढ़ सकें। ये नहीं कि बसें भर के जा रही हैं और वहाँ पे कुछ खाना बांटा जा रहा है और सब एक रेवड़ चल रहा है, डब्बे पड़े हुए और शनाख्ती कार्ड बट रहे हैं और शनाख्ती कार्ड बट के जो है खवातीन, और जो आपके सरदार ने हुक्म दे दिया कि इनको वोट देना है तो जी हुजूर करके गुलामी चल रही है। तो ये जमहूरियत नहीं है, आपको तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी बुनियादी तौर पर। तो पहली बात तो ये हो गई कि इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीली की जरूरत है और जुडिशरी के थ्रू लोग नॉमिनेट हों और फिर वो जाके वो सारा सिस्टम बनाएं। बिल्कुल उसके बगैर नहीं होगा। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती हैं इसका मतलब तो फिर इसका मतलब बिल्कुल ठीक पार्टीजन है, साइज है, इसके अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा जो है वो पहलू बहुत सस्ता है। ये तो नादरा जो है अभी इसने फिजी को सॉफ्टवेयर बेचा है, बिल्कुल वहाँ, यानी कि नादरा इतना एक्सपर्ट हो गया है टेक्नोलॉजी के अंदर कि दुनिया भर के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, लेकिन यही सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा। और तीसरा पहलू ये है कि आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव पिछले इलेक्शन में थे लेकिन वो बूथ के बाहर थे, बूथ के अंदर होना चाहिए आर्मी के आदमी को, ताकि वो अंदर खड़ा रहे और देखे कि गड़बड़ तो नहीं हो रही जब तक कि वोट सारे काउंट होकर खत्म होकर रिजल्ट्स ना चले जाएं। तो बाहर लगाना बेकार है। आर्मी की निगरानी अंदर हो जहाँ पे वोट्स कास्ट हो, पोलिंग स्टेशन में भी और पोलिंग बूथ में भी आर्मी का जवान खड़ा हो ताकि वो जो है कंट्रोल कर सके और फिर वो सर्टिफाई करे। आर्मी का बंदा, एक न्यूट्रल बंदा बाहर से आए, आर्मी का बाहर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर सारा गड़बड़ चल रही है और बाहर खड़े हुए सलूट दे रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब वक्फा एक ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे बात करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में अभी मरदमशुमारी हुई है। मरदमशुमारी पाकिस्तान में 19 साल के बाद हुई है
हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट सामने आ जाए कि टोटल मजमूई तौर पे पाकिस्तानी कितने हैं, उसमें मर्द कितने हैं, उसमें औरतें कितनी हैं, वो कितनी तालीम याफ्ता हैं, किस किस प्रोफेशन के हैं। ये डेटा जमा हो रहा है, इस डेटा का क्या इस्तेमाल हो सकता है। एक अच्छा काम हुआ है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर साहब से पूछेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ये हम जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो हम उस वक्त अपने गवर्नेंस के मसले, करप्शन के मसले, और आप बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक इस तरह के सजेशंस दे रहे हैं, ऐसे मशवरे दे रहे हैं, ऐसी एडवाइजेस कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मार्शल्ला लगाना पड़ेगा इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन ये मर्दमशुमारी हो गई है, मर्दमशुमारी से फ़ायदा क्या होगा? मर्दमशुमारी जो है वो बुनियाद होती है किसी मुल्क की मनसूबाबंदी के लिए, प्लानिंग के लिए, कि आपके पास कितने लोग किस जगह पे हैं, किस शहर में, किस गांव में, किस विलेज में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, कितनी गैस चाहिए वहाँ पहुँचानी, कितनी बिजली चाहिए, कितनी खुराक चाहिए, कितने रोड्स आपको बनाने हैं, हर चीज़ कंप्लीट प्लानिंग जो है, कितने स्कूल चाहिए, कितने कॉलेजेस चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, कौन सी सनतें वहाँ लग सकती हैं, मतलब कंप्लीट प्लानिंग जो है पूरे मुल्क की। वो आप देखिए कितनी बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि 19 साल से हमने मर्दमशुमारी नहीं की और हवा में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि दुनिया में हर एक साल हो रही है, बल्कि मर्दमशुमारी की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। तो एक तो इसकी प्लानिंग, लेकिन उसके बाद अगला कदम जो है कि उस प्लानिंग को ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर गवर्नेंस, और इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि आप ज़्यादा दूर नहीं, आप तुर्की का मॉडल देख लें कि एक तुर्की जिसकी आबादी तकरीबन 70 मिलियन के करीब है, पाकिस्तान से 1/3 आबादी है, वहाँ 1300 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो गाँव 1300 मेयर्स हैं, 1300 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। हमने 4 सूबे बना के उस पर हम चला रहे हैं मुल्क को। भाई वहाँ 1300 हैं तो हमारे यहाँ 4000 म्यूनसिपैलिटीज़ होनी चाहिए, पैसा सारा ट्रांसफ़र होना चाहिए मेयर्स के पास, ताकि वो अपने लेवल पर देख सकेंगे कहाँ पे पानी की ज़रूरत है, कहाँ सड़कें ठीक करनी है, कहाँ कुछ करना है। तो इसको कनेक्ट करना होगा आपको सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से, जो मैंने पहले कहा था, और उसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपको उसी तरीके से, उसी निज़ाम से जैसे कि तुर्की में और भी जगहों पर है, ताकि जब तक कि आप एम्पावर नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल पर, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी और आम आदमी को जब तक वो वसाइल नहीं मिलेंगे, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो स्कूल तक जा सके, उनके बच्चे करीब तर स्कूल हों वगैरह वगैरह, तो इसका पूरा एक आपस में कनेक्टिविटी है और इसको आपको करना होगा। वरना बहुत से सियासतदान नहीं चाहेंगे कि इसको लेके आगे चलें, क्योंकि उनका पावर होल्ड ख़त्म होता है इस तरीके से। अगर उनके इतने असेंबली में लोग आ रहे हैं, इतने प्रोविंशियल असेंबली में आ रहे हैं, वो कम हो जाते हैं बहुत सी जगहों पे, दूसरी जगह बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। तो हमें इसको फिर आगे लेके चलना पड़ेगा ताकि गवर्नेंस सिस्टम आपका दुरुस्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर साहब की बातों से उम्मीद की एक पहलू जो है वो बढ़ गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में करप्शन के लिए कैपिटल पनिशमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो वफाकी इदारे हैं उनको अलग तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के थ्रू चलाने की ज़रूरत है, जिसमें FIA, जिसमें SECP, जिसमें NAB, जिसमें इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे इदारे, उनकी ज़रूरत है। साथ ही पाकिस्तान में नॉलेज इकॉनमी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, कोई फ्यूचर का प्लान बनाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें लाने, डिस्कस करने का मतलब ये है कि लोगों में शऊर आए और हम ये बात कर सकें अपने इर्द गिर्द, और इस बात को फैलाएं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन को प्रमोट कर रहा है, जागीरदाराना निज़ाम को प्रमोट कर रहा है, और पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबता जा रहा है। और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा अगर हम इसी सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।